Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Okay, so we'll continue the topic of human development. So far, you have already understood the process of mitosis, meiosis, that is the process of cell division. ठीक है? Meiosis gonad cells में, reproductive cells में होता है, mitosis somatic cells में होता है. Further, we'll study about how sex is determined. ठीक है, तो रोल वही है, chromosomes की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, but we are talking about sex determination. So I guess knowing about this fact that a male gamete, you can see the male gamete, it has X and Y. A female gamete has X only. Okay. जब फीमेल होता है ना, उसके पास सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में 2 X होते हैं, फादर के पास एक X होता है और एक Y होता है. Okay. From here comes the combination. 4 options are available. 4 permutation combination भी available है, right? Whether it will be XX or it will be XY. Okay, तो क्या हो जाएगा? 50% चांस है कि XX होगा और 50% चांस है कि XY होगा. दोनों का बराबर का रेशियो है यहाँ पे, 1:1 का. ओके, अगर X और X क्रोमोसोम एक साथ आ जाते हैं तो इट विल बी अ गर्ल चाइल्ड, डॉटर होगा. अगर X और Y साथ में आ जाते हैं तो इट विल बी अ बॉय चाइल्ड. ठीक है, सो लड़का होगा या लड़की, कौन डिटरमाइन कर रहा है? Ma'am, male gametes. मेल गैमेट डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट? वाई जहां जाएगा वहीं पे सन होगा. फीमेल गैमेट्स हैव नो चॉइस, वहां पे उनके पास एक्स ही है, एक्स ही आगे जाएगा. ओके, बट वाई कहाँ जा रहा है, दैट विल डिटरमाइन कि वहां सन होगा कि नहीं. अगर वहां मेल गैमेट से एक्स जा रहा है तो डॉटर ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे. ओके, सो दिस इज द केस. नाउ within this case only, I guess शायद मैंने बायो में बताया होगा, but still I'll let you know कि because of this system of sex determination, जो आपको समझ में आया है, इसी के बेसिस पे हमें genetic diseases भी कैरी होती हैं. Okay, so the genetic diseases which already exist ना, suppose father के gene system में है, okay, तो और father के वो भी X chromosome में कुछ है mutation, कोई और genetic disorder है, so that will be definitely carried to his daughter. Okay, वो डिपेंड करता है डिजीज का नेचर रिसेसिव है कि डोमिनेंट. बट अगर फादर के जीन में है तो एक्स तो जाएगा ही डॉटर में फादर का, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में वो डॉटर में कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा. ओके, सिमिलरली इवन मदर के केस में भी ऐसी होगा कि इट डिपेंड्स कौन से एक्स में है और वो एक्स किस में जा रहा है, whether it is son or daughter or any child and any x. अगर किसी पर्टिकुलर x में कोई इशू है और वो आगे ट्रांसफर हो रहा है तो वो इशू बच्चे में भी डेवलप होगा. So this is how we carry genetic disorders as well. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. Now we'll understand the concept of multiple offspring. देखा है ना, जुड़वा बच्चे होते हैं. ओके, ट्विंस बहुत ही नॉर्मल है हम लोगों के लिए. अच्छा, ट्विंस हुए, राइट? बट देयर आर 2 कैटेगरीज मेनली. आपने देखा है कुछ जुड़वा बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं और कुछ जुड़वा बच्चे ऐसे होते हैं जो है तो जुड़वा
बट फिर भी एक जैसे नहीं दिखते, राइट? तो दो कैटेगरी ऑफ ट्विन्स होते हैं. नाउ वन इज कॉल्ड फ्रेटर्नल और डाइजाइगोटिक ट्विन्स, अनदर इज आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विन्स. ओके, जो मैंने बोला एक जैसे दिखाई देते हैं बच्चे, वो आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं उनको, और जो बच्चे अलग अलग दिखते हैं उनको हम फ्रेटर्नल ट्विन्स बोलते हैं. नाउ ये डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक क्या होता है? जो मोनो इज सिंगल, डाई मीन्स टू, राइट? तो जो बच्चे सिंगल जाइगोट से डिवाइड होके दे आर बीइंग बोर्न, वो मोनोजाइगोटिक है. सिंगल जाइगोट, यहाँ पे पूरे प्रोसेस में सिंगल जाइगोट फॉर्म होता है. जाइगोट यू रिमेम्बर ना, स्पर्म और ओवम फ्यूज होने के बाद जो एक सेल बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं. याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सिंगल जाइगोट से जब फर्दर चाइल्ड डेवलप होते हैं दो, उनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विन बोलेंगे, ठीक है? और दो अलग अलग जाइगोट से जब बच्चे बनेंगे तब उनको डाइजाइगोटिक ट्विन्स बोलेंगे, क्योंकि वो एक ही टाइम पे हो रहे हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. 2 eggs are released from the ovaries, ठीक है? फीमेल सिस्टम में से 2 eggs are released. Each egg fertilized by a separate sperm, ठीक है? एक सेपरेट स्पर्म आके अलग अलग एग को फर्टिलाइज कर रहा है. तो इन दिस केस देयर विल बी 2 जाइगोट, 2 फ्यूजन हो रहे हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला. तो जाइगोट कितने बनेंगे यहाँ पे? जाइगोट विल बी 2 बनेंगे मैम. ठीक. अब 2 जाइगोट बनेंगे, यानी कि 2 एम्ब्रियो है ना. जब वो फीमेल में यूट्रस वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? तो वहां पर क्या होता है? वहां पे 2 अलग अलग एम्ब्रियोज इम्प्लांट होंगे, ठीक है? और वो दो अलग अलग एम्ब्रियोज हैं, वो 2 अलग अलग बच्चों में कन्वर्ट होंगे, अलग अलग बच्चे जनरेट होंगे. सेल डिवाइड होते जाएंगे, डिफरेंशिएट होते जाएंगे, एंड 2 चाइल्ड विल बी देयर. ओके, इन दोनों बच्चों के सेपरेट प्लेसेंटास होंगे, सेपरेट इनर सैक्स होंगे. आप देख सकते हैं इन दोनों, इसका सैक भी अलग है, और इनकी प्लेसेंटा जो मदर से न्यूट्रिशन लेने के लिए जो होती है ना, एक तरीके से जो कनेक्शन जो बनता है ब्लड सेल्स का मदर के साथ, जो मदर से सारा न्यूट्रिशन लेती है, एनर्जी, फूड, न्यूट्रिशन, वेस्ट, सारा एक्सचेंज होता है उसके थ्रू. तो इस केस में दोनों बच्चों के सेपरेट होते हैं. लेकिन अगर मोनोजाइगोट में बात करें तो देयर आर ऑप्शंस. कैसे? सिंगल फ्यूजन है, डबल राउंड नहीं है, सिंगल राउंड ऑफ फ्यूजन है. नाउ ये जाइगोट बन गया आफ्टर फ्यूजन, सेल डिवीजन हुआ, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ. नाउ अर्ली एम्ब्रियो स्प्लिट बिफोर इम्प्लांटिंग इन वूम. या तो वो इम्प्लांट होने से पहले एक ही एम्ब्रियो 2 में डिवाइड हो गया, ये एक केस है. या तो अर्ली एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन वूम एंड देन स्प्लिट, या फिर पहले वो यूट्रस वॉल में जाके इम्प्लांट हुआ और वहां इम्प्लांट होने के बाद 2 में स्प्लिट हो गया, एक से 2 बन गए. कॉपी, एक सेल डिवीजन में होता है ना, कल ही तो पढ़ा था हमने, डीएनए रेप्लिकेट करता है, 2 में डिवाइड होता है, माइटोसिस होता है, वो कॉपी होती है ना एक दूसरे की, बिल्कुल वैसे. अर्ली एम्ब्रियो इम्प्लांट इन वूम एंड देन स्प्लिट लेटर. तो ये थर्ड स्टेज है, ये भी पॉसिबल है कि वो जाके इम्प्लांट हो जाए और एकदम से स्प्लिट ना हो, काफी टाइम बाद वो 2 में डिवाइड हो जाए. ठीक है. नाउ ये जो पहला केस था कि वो इम्प्लांट हुए बिना ही स्प्लिट हो गए 2 के अंदर, यहाँ पर भी उनका सेपरेट प्लेसेंटा होता है, सेपरेट इनर सैक होता है, जस्ट लाइक दिस. ओके, बट इनर कॉम्पोजिशन इज सेम है. वो जुड़वा बच्चे एक ही सेल से तो बने हैं अल्टीमेटली, लेकिन जब ये वॉल में अटैच होने के बाद वो स्प्लिट हो रहे हैं तो उनको प्लेसेंटा शेयर करना पड़ता है.
दे फाइट फॉर न्यूट्रिशन। एक ही प्लेसेंटा होगा दोनों का, जहां से वो मदर से लेते रहेंगे न्यूट्रिशन, लेकिन इनके सेपरेट इनर सैक्स हैं। एटलीस्ट उनका सेपरेट स्पेस है, इनर सैक्स है, लेकिन प्लेसेंटा शेयर्ड रहता है इस केस में। लेकिन जब वो इम्प्लांट होने के थोड़ा टाइम बाद वो स्प्लिट होते हैं ना, तो उनको सैक भी शेयर करना पड़ता है, प्लेसेंटा के साथ साथ इनर सैक भी शेयर करना पड़ता है। तो दे लिव इन सेम स्पेस विद इन द वूम। सो दीज आर द केसेस ऑफ ट्विन्स। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था, मैम ऐसा क्यों होता है कि ट्विन्स में एक थोड़ा ज्यादा हेल्दी होता है और एक कंपैरेटिवली वीक होता है? हाँ, वो तब पॉसिबल है जब शेयर्ड प्लेसेंटा है इनका। अच्छा, मतलब ऐसा फ्रेटर्नल ट्विन्स में नहीं होता है, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स में होता है? हाँ एक्चुअली, मतलब अगर फ्रेटर्नल ट्विन्स में ऐसा होता है ना, तो उसका नॉर्मल, उसका कुछ और रीजन हो सकता है। इट शुड, मतलब वो रीजन ये नहीं हो सकता मतलब उसका because- जेनेटिक रीजन फिर हो सकता है कोई की हाँ, जीन। ठीक है, अदरवाइज रीजन हो सकते हैं उसके। ओके। ओके, पैटर्न ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस की ये क्रोमोसोम्स जो इनहेरिट होते हैं, इनका क्या क्या पैटर्न रहता है, ठीक है। अभी आपने जब स्टार्टिंग से जितना पढ़ा है, आपने देखा है क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ आपने अभी तक स्टडी किया है क्रोमोसोम में, ठीक है। तो इट हैज टू स्ट्रैंड्स, ये आपको दिख रहे हैं ना, जिसको हम बोलते हैं टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, एंड दे बोथ आर आइडेंटिकल इन नेचर, somehow they are identical in nature, ओके। जैसे ये है क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम है, इसके पास एक एलील होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ जीन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके हेयर कलर की, तो इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी ब्लैक, बट है तो हेयर कलर ना, ठीक है। तो आपके क्रोमोसोम जो दोनों पेयर हैं, दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक हेयर कलर का जीन होगा, जिसको हम एलील बोलेंगे। एलील इज फॉर्म, अब एलील 1 इज ऑफ ब्राउन कलर, एलील 2 अनदर फॉर्म इज ऑफ ब्लैक कलर, बट ये हैं दोनों हेयर कलर के, ठीक है। सो 2 फॉर्म्स ऑफ ईच जीन, हर जीन की 2 फॉर्म occur at the same place on the chromosomes, one inherited from mother, एक जो फॉर्म आ रही है आपके पास वो मदर से आ रही है, और जो दूसरी फॉर्म आ रही है आपके पास फादर से आ रही है, एंड ईच फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एन एलील। होता है ना, हमारे पास दोनों तो आता है, एक फादर से सेट आता है क्रोमोसोम का, एक मदर से आता है। हेयर कलर फादर का भी आएगा, मदर का भी आएगा, और फिर फाइनली डिटरमाइन होगा हमारा क्या होने वाला है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और क्या मदर का आ जाएगा हमें मैनिफेस्ट हो जाएगा, या फादर का मैनिफेस्ट हो जाएगा, बट क्रोमोसोम में दोनों होंगे, फादर का भी आएगा, मदर का भी आएगा हमारे अंदर, एंड वी कॉल देम एज एलील। एनी फॉर्म ऑफ जीन इज एलील। क्लियर है ये? यस मैम। Okay, then we have this heterozygous and homozygous. होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। नाउ यू कैन सी हेयर, अगर फादर और मदर दोनों से सेम सेट ऑफ जीन्स आए हैं, सपोज दोनों के ही ब्राउन हेयर है, सपोज दोनों के ही ब्लैक हेयर है, और हम फिर तो डेफिनेटली हमें भी ब्लैक हेयर या ब्राउन हेयर एस्टैब्लिश होंगे, राइट? तो इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस पेयर, होमोजाइगस। सेम सेम है ना। लेकिन अगर फादर से एक अलग आया है, मदर से एक अलग आया है, एक से ब्लैक एक से ब्राउन आया है, इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। क्लियर है?
Yes, ma'am. अच्छा, पैटर्नल जीन फॉर हेयर कलर, मैटरनल जीन फॉर हेयर कलर, दीज आर एलीज। जो भी अभी मैंने एग्जांपल दिया था ये वही है, ठीक है। एक मैटरनल से आ रहा है, एक पैटर्नल से आ रहा है। नाउ you have to understand the concept of ये recessive और dominant, and I guess एक बार हम शायद पहले पढ़ा है हमने ये। Okay, so for every gene you can have two of the same allele, जो अभी हमने डिस्कस किया। हर जीन की दो फॉर्म होंगी हमारे पास, ठीक है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि फादर वाला आएगा हमारे में कि मदर वाला आएगा? मतलब आएंगे तो दोनों हमारे बॉडी में, दोनों आएंगे, लेकिन मैनिफेस्ट कौन सा होगा? राइट, फादर के ब्लैक हेयर है, मदर के ब्राउन हेयर है, हमारे हेयर कलर कौन डिसाइड करेगा? हमारे पास ब्लैक कलर का भी जीन है, ब्राउन कलर का भी जीन है, बट अल्टीमेटली हमारा हेयर कलर कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जीन। नेचर ऑफ जीन अगर डोमिनेंट है तो वो डेवलप होगा, अगर वो रिसेसिव है तो उसके अलग क्राइटेरियाज हैं कि रिसेसिव कब मैनिफेस्ट हो सकता है। ओके, सो डोमिनेंट हम उस एलील को बोलते हैं जो ज्यादा पॉपुलेशन में पाया जाता है, रिसेसिव हम उस एलील को बोलते हैं जो पॉपुलेशन में कम पाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं ब्राउन कलर डोमिनेंट है, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि ब्राउन कलर ज्यादातर लोगों में पाया जाता है, तो इसलिए वो एक डोमिनेंट एलील है, यानी कि वो एक्सप्रेस करता है खुद को हमेशा ज्यादा। ठीक है, ब्लैक कलर कम पाया जाता है, वो रिसेसिव एलील है, वो कम एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द केस, you have this combination brown and black, brown and black। ठीक है, chances क्या बनेंगे? These are the pair AA, that will be ये homozygous, ये homozygous, जब ये और ये कंबाइन होगा, ये heterozygous, ये heterozygous। ठीक है, now what will happen, हमने बोला था कि ये ब्राउन कलर है और हमने कहा ये ब्लैक कलर है हेयर के लिए। ठीक है, हमने कहा ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। नाउ सी, इन दिस केस जब दोनों ये वाले ए आए हैं तो बताओ हेयर कलर कैसा होगा, ब्राउन की ब्लैक? Brown. ब्राउन। ब्राउन। नाउ इन दिस केस जब दोनों छोटे वाले ए हैं हमारे पास, तो हेयर कलर ब्राउन होगा कि ब्लैक? मैम ब्लैक। Black होगा। ब्लैक। क्लियर है इतना? लेकिन जब हेट्रोजाइगस पोजीशन है तो हेयर कलर क्या होना चाहिए? मैम डार्क ब्राउन। 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 Brown होगा मैम, heterogeneous। राइट, व्हाई? बिकॉज ब्राउन इज Dominant। Dominant। Yeah. ठीक है, जब बड़ा भाई और छोटी बहन हो तो किसकी चलेगी? Obviously बड़े भाई की चलेगी। बड़े की। ठीक है, तो अगर कोई डोमिनेंट साथ में है ना तो उसी की चलेगी, वो ही खुद को एक्सप्रेस करेगा। और छोटा कब एक्सप्रेस करेगा? जब उसके साथ उसके जैसा कोई छोटा हो। Yes ma'am। ठीक है, बड़े की प्रेजेंस में वो एक्सप्रेस नहीं करेगा खुद को। ठीक है, तो यही मेंशन किया है, a recessive allele will only reduce a phenotype। phenotype क्या होता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप दो टर्म्स यहाँ पे यूज हो रही है। जीनोटाइप आपका जेनेटिक सिस्टम कैसा है, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज योर जीनोटाइप, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस बॉक्स इज योर जीनोटाइप। लेकिन इसकी वजह से वो जो हेयर कलर डेवलप होगा ना, वो हेयर कलर आपका फिनोटाइप है, जो फिजिकल मैनिफेस्ट होगा वो आपका फिनोटाइप है। ठीक है, so recessive allele will produce a phenotype if there is no dominant allele present। ये तभी करेगा खुद को एक्सप्रेस जब इसके साथ कोई भी डोमिनेंट फॉर्म ऑफ जीन नहीं होगा। In other words, we need two copy of recessive allele in order to have the trait that it codes for,
रिसेसिव एलीज आर सिंबलाइज्ड बाय लोअर केस लेटर्स, तो इसलिए हम उनको सिंबलाइज भी छोटे अल्फाबेट से करते हैं। ठीक है। मैम हम्म मैम ये जो टेबल बनी हुई है इसमें मतलब हम ऐसे मान सकते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल वाला फादर से आ रहा है और वर्टिकल वाला मदर से आ रहा है, मतलब एक साइड का मदर से है, एक साइड का फादर से है। देखो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस टेबल जो हम बात कर रहे हैं ना, तो जो हम कह रहे थे ना पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज, ये जो आप ये वाला पढ़ रहे हो ना टेबल, आप ध्यान दो, ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ये माइटोसिस वाले क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा, ओके मैम। ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम का हेरिडिटी का पैटर्न डिफरेंट थोड़ा सा काम करता है, माइटोसिस वाले जो बॉडी सेल्स है उनका काम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है। अगर आप इनको देखते हो तो सिंपल है, आपके पास एक सेट आया फादर से, एक मदर से। ठीक है। फादर के पास हेट्रोजाइगस है कंडीशन ऑलरेडी ए, मदर के पास भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है ए। हो सकता है ना, पॉसिबल है। यस मैम। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे दोनों सिचुएशंस को, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी, ये 4 कॉम्बिनेशंस, या मेनली तो 3 ही है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मैम तो जरूरी थोड़ी ना है कि फादर और मदर दोनों के पास सेम ही हो, मतलब जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप इसको चेंज कर दो पैटर्न को, ये भी हो सकता है फादर के पास डोमिनेंट हो पहले से ही एक, और नहीं आप मैम, डोमिनेंट रिसेसिव की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर कैपिटल ए इज ब्राउन हेयर एंड स्मॉल ए इज ब्लैक हेयर, हो सकता है मदर के पास एक ब्लॉन्ड हेयर का हो और एक ब्राउन हेयर का हो, तो वो तो बिल्कुल ही अलग पैटर्न बन जाएगा ना। हाँ, या दोनों ही मदर के पास ब्लॉन्ड हेयर के हों, डोमिनेंट वाले। नहीं नहीं, इसमें टू फॉर्म्स ऑफ जीन ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। और जो आप बोल रहे हो ना और वेराइटीज की जो बात हो रही है, यस मैम। ठीक है, तो और वेराइटीज भी जनरेट होती है, अगेन उसमें नंबर ऑफ जीन्स एनहांस होने लगेंगे आपके, एंड उसका पैटर्न आपके लिए अभी समझने के लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। वी डू स्टडी ऑल ऑफ दोज आल्सो बायो के अंदर, यस बट फॉर नाउ दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब अभी भी हम इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं डोमिनेंट रिसेसिव कैसे एक्सप्रेस करता है, बट देयर आर आल्सो अदर मैकेनिज्म्स जहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, कुछ मिक्स बन जाता है दोनों का, यस मैम। है ना। एंड प्लस देयर आर सर्टेन मोर प्रिंसिपल्स, तो इट इज नॉट दैट बेसिक जितना अभी हम समझ रहे हैं, बट दिस इज द बेस ऑफ ऑल, ताकि हम चीजों को समझ पाए। तो अगेन वो आपके सिलेबस के स्कोप के बाहर हो जाएगा टू गेट दैट थिंग, बिकॉज इट इज वेरी वास्ट। उसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे मैंने बताया। अगेन सेक्सुअल, जब हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स में जब ट्रांसफर होती हैं चीजें, तो उसका पैटर्न बिल्कुल अलग प्रिंसिपल्स पे चलता है। बॉडीली सेल्स, जो सोमैटिक सेल्स है, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। इवन जब उसमें डिजीजेस आने लगती हैं, डिसऑर्डर्स आने लगते हैं, उसका पैटर्न भी बहुत अलग तरीके से काम करने लगता है। ठीक है। हम यही चीजें हम प्लांट्स में भी स्टडी करके आए थे। प्लांट्स में वी हैव नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, यस मैम। लाइक यू आर सेइंग ना, तो वी डू हैव लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस। उसमें आपका मैम कलर मतलब भी आएगा, साइज भी आएगा, शेप भी आएगा, सब कुछ एक यस साथ जनरेट होगा। तो मैम मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कि फादर का डोमिनेंट आया है ब्लैक, सॉरी ब्राउन हेयर का, और मदर का आया है उसका भी डोमिनेंट वाला ही है, मतलब कैपिटल ए ही है, पर वो उनका डोमिनेंट ब्राउन हेयर ना होकर के कोई और कलर है हेयर का, तो हम मतलब इतना समझ लूं कि कोई भी फिर एक्सप्रेस हो सकता है चाइल्ड में, या कोई हाँ। बीच का कलर बन के आ सकता है। एक बार क्वेश्चन रिफ्रेम करना, आपने क्या बोला कि मैम जैसे मान लीजिए कि फादर से कैपिटल ए आया है, फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है ना ठीक है। टेबल का, वो वाला हाँ। है। फादर का ब्राउन हेयर आया, हम्म डोमिनेंट वाला। मदर का भी डोमिनेंट ही आया, बट उनका डोमिनेंट कलर मान लीजिए वाइट कलर के हेयर है। हम्म
तो जो बच्चे में एक्सप्रेस होगा वो कोई बीच का कलर आ जाएगा, ब्राउन और व्हाइट के बीच का हाँ कलर हो सकता है, मिक्स इन पॉसिबल में, है ना? पॉसिबल है। ऐसा नहीं है ना कि उनका डोमिनेंट का मतलब सिर्फ मदर या सिर्फ फादर से होगा। नहीं नहीं नहीं, मदर ओके फादर का कनेक्शन नहीं है, ये जीन का नेचर है, ओके मैम, ये जीन का अंडरस्टूड अपना नेचर है। अंडरस्टूड। मैम हाँ ये ऐसे हो सकता है ना, जिसका ज्यादा पावरफुल होगा वही एक्सप्रेस होगा, मतलब दिखेगा, हाँ जो ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ देखो इसमें ना क्या होता है, पावरफुल तो ठीक है, बेसिकली ना ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एक्चुअल में हम उस जीन को, मतलब मैं ओरिजिन पे जा रही हूँ, जब ये कॉन्सेप्ट अराइज हुए थे तो हमें ऐसा लगता है कि जो पावरफुल है वो डोमिनेंट है, इसलिए वो एक्सप्रेस हो रहा है। बट बेसिकली साइंटिस्ट लोगों की नजर से सोचो, अगर आप, साइंटिस्ट ने उसको डोमिनेंट सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि वो पावरफुल है, एक्चुअली में पावर है उस, नहीं हम बता सकते क्या है उसकी, लेकिन क्योंकि हम उसको डोमिनेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर वही क्योंकि वो दिखाया जा दिख रहा रहा है, है, वही दिख रहा है। एक्सप्रेस हो रहा है। क्यों? अब आप देखो इस एग्जाम्पल को, ये चार्ट को आप दोबारा देखो, आप देखो इसमें भी ब्राउन है, इसमें भी ब्राउन है, इसमें भी ब्राउन है, 4 में से 3 केसेस में ब्राउन है, मैम 75% चांस हो गया। 75%। इसलिए यस हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कौन है? ब्राउन है ब्राउन, यहाँ पे, यस मैम। ठीक है। तो यस, इट इज लाइक दैट, इसलिए हम कह देते हैं कि वो डोमिनेंट है, इसलिए हमें लगता है कि वो पावरफुल है क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रहा है खुद को, ठीक है। बट ये जो कॉन्सेप्ट जब अराइज हुआ था, अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंटिस्ट एंड ओरिजिन जहां से इन चीजों की हुई, तो डोमिनेंट बेसिकली ये तब निकला, कहा उसे गया जो ज्यादातर दिखाई दे रहा है, जो ज्यादातर खुद को मैनिफेस्ट कर पा रहा है। यस वी कैन से अंदर बैकग्राउंड अंडरलाइन में, क्योंकि शायद मेरी उनकी पावर ज्यादा है, ठीक है। बट अगेन हमें नहीं पता है पावर के बारे में ज्यादा, बट हमें दिखाई तो दे रहा है कि वही हर जगह दिख रहा है, इसलिए उनको डोमिनेंट कह दिया गया। मैम मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कल्चर में जो भी ज्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो डोमिनेंट हो गया, हम्म, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये तो कल्चर बाय कल्चर भी डिफर करती है ना, कंट्री बाय कंट्री कर जाती है। कर सकती है, बट यहाँ पे हमारे जीन्स को कल्चर नहीं पता है, हम्म ह्यूमन जीनोम सेम है भाई, मैम बहुत बट जैसे कि अगर बहुत मैं कुछ, हेयर की, कुछ लिमिटेड परसेंटेज हम सब में वेरी करता है। बट मैम जैसे कि अगर आई कलर की या हेयर कलर की बात करें तो हम्म, इंडिया में हमने ब्राउन हेयर या ब्राउन आईज ज्यादा कॉमन है तो हमारे लिए वो डोमिनेंट हो गया। बट आप किसी और कंट्री में चले जाए तो शायद वहाँ ग्रे आईज या ब्लॉन्ड हेयर कलर वो ज्यादा कॉमन है, तो वहां पर वो नहीं डोमिनेंट नहीं हो गया। नहीं 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 नहीं, वो अभी अगर अब आप बात कर रहे हो समझने की दृष्टि से चीजों को, ये जो जीन्स के जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, अगेन आप इसको यूनिवर्सली अप्लाई करोगे, हम्म ये जो रिसेसिव डोमिनेंट डिसाइड हो गया है ना, ये इनिशियली हो सकता है डोमिनेंट रिसेसिव नाम ऐसे रखे गए हो, जैसे मैंने कहा था कि ठीक है जो ज्यादा एक्सप्रेस कर रही है खुद को तो उन्होंने देख लिया पॉपुलेशन में, बट दे आर यूनिवर्सली अप्लाइड रूल्स, इट इज नॉट अगेन, ये हो सकता है, आप ये कह सकते हो, जैसे आपने कहा हमारे कल्चर में ज्यादातर ऐसे ही बाल होते हैं, ब्राउन ब्लैक होते हैं, या ब्लैक ब्राउन आईज होती हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में डिफरेंट आईज होती हैं, अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ आवर जेनेटिक पैटर्न, हम जीन से, जिस जीन लीनियज से निकल के आए हैं, तो वहां पे वही क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज चल रहा है, उन्हीं क्रोमोसोम्स के बीच में, राइट। लेकिन ये जो आप रिसेसिव डोमिनेंट के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो ना, अगेन जो ब्लू आइज फॉर्म होती हैं वो रिसेसिव जीन से ही फॉर्म होती हैं, देयर आर सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो इस रिसेसिव, जिसको हम बोलते हैं रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, जो उस रिसेसिव पेयर ऑफ जीन की वजह से ही वो डिसऑर्डर कॉज होता है, एंड इट इज अप्लाइड यूनिवर्सली। अच्छा ऐसा मतलब नहीं है कि वहां वो पर वो डिसऑर्डर यहाँ हमें, नहीं होगा या दूसरे देश में होगा। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि वहां पर हमें वो कलर इसीलिए ज्यादा कॉमन दिख रहा है क्योंकि रिसेसिव ज्यादा एक्सप्रेस हो गया है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि, एग्जैक्टली हाँ, ओके ओके मैम।
मतलब वहां पे आप ये देखो ना, इसका मतलब वहां के पैटर्न में क्या हो रहा है, जितनी भी मेटिंग हुई है ना, वहां पे रिसेसिव ही पैटर्न चला आ रहा है। मतलब अगर फादर में भी वही रिसेसिव पैटर्न था, ये फादर से आ रहा है और यही मदर से आ रहा है, तो क्या होगा आगे की जनरेशन में? वही कैरी फॉरवर्ड होगा। होगा ना, हम्म ऑप्शन ही नहीं है कोई, हम्म वही कलर आगे बढ़ता चला जाएगा, हम्म, राइट। इवन यही वजह है, दो दो चीजें इसमें है, यही वजह है जो हम बोलते हैं ना कि सेम कास्ट में मैरिज नहीं करनी सेम चाहिए, ब्लड लाइन में अगर, सेम ब्लड लाइन में मैरिज नहीं करनी हाँ चाहिए। मैम, Why? तो जेनेटिक डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एग्जैक्टली। मैम उसका एक टर्म भी होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं साइकोलॉजी में। जब मैम चाइल्ड के उसमें मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो हम ये क्वेश्चन पूछते थे, क्योंकि हम हैदराबाद में थे, वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होती है और जिनमें हो जाती है सेम ब्लड लाइन में मैरिज, तो हम उनसे ये क्वेश्चन पूछते थे कि आपकी कौन सी वाली मैरिज है, अरे वो टू सी से अंडरस्टैंड कि होता है शायद, जेनेटिक तो नहीं है। हाँ सी से होता है गेस वो वर्ड, हाँ मैम एक वर्ड होता है, याद समथिंग नहीं आ समथिंग। तो एक्चुअली वो उसका रीजन भी यही होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी पाया गया है जो जैसे साउथ में अगर हम चले जाए ना नीचे, साउथ में भी सेम ब्लड लाइन में काफी मैरिजेस होती हैं। तो वहां पर अगर चले जाए तो रिसर्च स्टडीज में ऐसा भी पाया गया है कि विद टाइम, विद लॉट ऑफ टाइम पीरियड क्या हो गया है, ये जो चला आ रहा था सिस्टम, अगर हम इस सिस्टम को लेके चले, ऐसा ही कुछ चला आ रहा है, तो वो जो सिस्टम चला आ रहा था ग्रेजुअली होते 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 वो डिजीज पूरा गायब हो गया है वहां से, बिकॉज विद टाइम देर आर सर्टन वेरिएशंस इन योर जीन्स, ठीक है, एंड वेरिएशंस होते 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 वो चीज गायब, टोटली गायब हो गई है उनके पैटर्न से। मतलब जिसके लिए वो इनिशियली रिस्पॉन्सिबल थे, जिस चीज के लिए इनिशियली जो डिजीज कॉजिंग जीन थे, तो वो सेम ब्लड लाइन में, क्योंकि वो इतना करा, उन्होंने इतना करा एट देयर वाज द टाइम जब वो चीजें बिल्कुल ही डिसअपियर ही हो गई बिकॉज ऑफ सर्टेन वेरिएशंस एंड म्यूटेशंस, एक पॉइंट के बाद वो गायब हो गई। ऐसी रिसर्चेस भी पाई गई हैं। बट यस, इनिशियली यही कहा जाता था कि सेम ब्लड लाइन मैरिजेस इसलिए नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा सिमिलैरिटी होगी ना, तो उतना ज्यादा कहीं ना कहीं चांस रहता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ केसेस आल्सो। इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेम ब्लड लाइन मैरिज, सेम कास्ट मैरिजेस में भी आप देखोगे, आई डोंट नो बट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सर्टेन फैमिलीज, और कि बच्चा कंसीव करने में इश्यूज हो रहे हैं, और वो बच्चा बनता है पर बनने के बाद ही मिसकैरेज हो जाता है बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक इशू इन इट। मैम जैसे हम लोगों के में बोलते हैं ना कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गोत्र सेम है तो कहीं हाँ ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, चाहे राइट बहुत दूर जाकर के हो पर होगा, इसलिए राइट, सेम गोत्र में शादी नहीं करी। मतलब ये हेल्दी नहीं होगा ना, यानी कि एक ग्रोथ, एक जेनेटिक सिस्टम की जो वीकनेस है, यस मैम अगर वो हम उसी जेनेटिक सिस्टम में वी आर मेटिंग, तो वो हम्म, क्या होगा, वो वीकनेस बढ़ जाएगी, यस मैम, है ना, चांसेस भी बढ़ जाएंगे उसके, उस तरीके की चीजों को एक्सप्रेस होने के। तो यस दैट इज द इशू। लेकिन अगर दो डिफरेंट सेटअप्स के लोग हैं, तो देर आर चांसेस की और हेल्दी हो सकती है वो जेनेटिक सेटअप, यस मैम। और वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है, एंड वेरिएशन आर गुड फॉर सर्वाइवल। मैम वो वर्ड है कॉन्सैंग्विन मैरिज। कौन, हाँ इसी से ही मेरे कॉन्सैंग्विन। को याद था, हम्म। कॉन्साइंस, ठीक है। सो दिस वाज द पैटर्न ऑफ, ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं थोड़ी देर पहले भी बता रही थी, ये एक फादर है, ये मदर है, ये कैरियर फादर है, कैरियर मतलब उनके पास एक जीन है जिसमें डिजीज है, कैरियर मदर है, इनके पास भी एक जीन है जिसमें डिजीज है। लेकिन कैरियर फादर कैरियर मदर का मतलब ये है कि ये दोनों खुद डिजीज नहीं है, क्योंकि इनके पास एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है। रिसेसिव जीन डिसऑर्डर का जीन है, लेकिन क्योंकि उनके पास डोमिनेंट जीन है, ये हेट्रोजाइगस है, इसलिए फादर खुद डिजीज नहीं है, मदर खुद डिजीज नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है? कैरियर फादर कैरियर मदर,
Yes, ma'am. ओके, अब आप इसका पैटर्न अगेन देखो क्या बनेगा, दिस 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 एंड दिस। चाइल्ड है, यहाँ पर भी नॉर्मल चाइल्ड है लेकिन कैरियर है, चाइल्ड भी नॉर्मल है लेकिन कैरियर है। डिजीज तो नहीं मैनिफेस्ट हुई बच्चे में, लेकिन डिजीज का जीन कैरी कर रहा है वो, यहाँ पर भी वो कैरियर है बच्चा। लेकिन इसमें क्या होगा, डिजीज मैनिफेस्ट हो जाएगी बच्चे में, चाइल्ड विल बी अफेक्टेड। आया ये समझ? मैम प्लीज रिपीट, नहीं समझा। ये पैटर्न समझ आया है मेटिंग का? ये तो बॉक्स तो क्लियर होगा। ये फादर से आ रहा है, नॉर्मल एंड डिजीज डिसऑर्डर वाला, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये हेट्रोजाइगस पेयर है फादर का, ये हेट्रोजाइगस पेयर है मदर का। फादर और मदर कैरियर है उस डिजीज के, कैरी करते हैं अपने अंदर, लेकिन वो डिजीज नहीं है। मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक रिसेसिव जीन एग्जिस्ट करता है जो कि एक्सप्रेस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसके साथ डोमिनेंट क्रोमोसोम है पेयरिंग में। ठीक है, वो कैरियर फादर कैरियर मदर है। लेकिन अब जब इन दोनों के बीच मीटिंग होगी तो क्या क्या चांसेस हैं, या तो दोनों हेल्दी एलील आ जाए, एक हेल्दी एक डिजीज वाला आ जाए, और या फिर लास्ट ऑप्शन ये है कि दोनों डिजीज आ जाए। लेकिन बच्चे को कब वो डिजीज बच्चे में आएगी, लास्ट ऑप्शन में तो आएगी ना बच्चे के अंदर वो डिजीज। ये तो हेल्दी वाला एन है, यहाँ पे भी डोमिनेंट एन साथ में है तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, यहाँ पे भी डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, तो बच्चे हेल्दी होंगे इधर भी और इधर भी। बच्चे के पास ये वाला जेनेटिक सेटअप जाएगा, वहां पे बच्चा डिजीज हो जाएगा, डिसऑर्डर होगा बच्चे को कोई। पूछू क्या डाउट है यहाँ पे? वो डिजीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रिसेसिव इन नेचर है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं रिसेसिव इनहेरिटेंस। जब रिसेसिव जीन साथ में आते हैं वो डिजीज तभी मैनिफेस्ट होती है। Yes, ma'am. इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। Yes, ma'am. डोमिनेंट इनहेरिटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखो, डोमिनेंट इनहेरिटेंस का मतलब वो डिजीज जो डोमिनेंट जीन की वजह से हो रही है। ठीक है, तो वहां पर ये है फादर। अब फादर के पास डोमिनेंट वाला डी है, यानी कि फादर अफेक्टेड है, फादर डिजीज है ऑलरेडी, फादर उस डिसऑर्डर को कैरी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फादर इज ओबीज, ठीक है, ओबिसिटी हम मान के चल रहे हैं, और हम कह रहे हैं ओबेसिटी डोमिनेंट जीन की वजह से होती है। सो फादर हैज दिस हेट्रोजाइगस सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसलिए फादर इज डिजीज्ड। मदर इज नॉर्मल, व्हाई? बिकॉज मदर के पास तो रिसेसिव पेयर है, और ये डिजीज कौन सी थी? डोमिनेंट वाली डिजीज थी जो डोमिनेंट जीन से आती है। ठीक है, मदर के पास रिसेसिव पेयर है, शी इज नॉर्मल, परफेक्टली नॉर्मल, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन है। तो क्या होगा, ये ऑप्शंस पॉसिबल है, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। तो दिस विल बी, दोनों पेयर कैसे होंगे? ये नॉर्मल के डिसऑर्डर वाले? मैम नॉर्मल। नॉर्मल बच्चे होंगे ये वाले, ठीक है। लेकिन ये वाले दोनों कैसे होंगे? मैम अफेक्टेड। अफेक्टेड होंगे, राइट। 50-50% हो जाएगा यहाँ पे कि चांस है बच्चा अफेक्टेड हो, 50% चांस है कि बच्चा नॉर्मल हो। जहाँ पे डोमिनेंट एलील आ रहा है वहां पे चाइल्ड विल बी अफेक्टेड, जहाँ पे नॉर्मल है वहां पे नॉर्मल है। इज इट क्लियर टू ऑल? ओवरलोड तो नहीं हुआ है ये अभी?
क्लियर है मैम। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल है, वही है जो अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। कि फादर था, मदर थे, रिसेसिव जीन था, यहाँ पे पेयरिंग हो गई, यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, दिस इज द पेयर, ठीक है। अब क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज थी तो सिर्फ 25% चांस है कि डिजीज एक्सप्रेस होगी। आउट ऑफ दीज 4 बॉक्सेस सिर्फ एक बॉक्स में वो एक्सप्रेस हो रही है, दैट मीन्स देयर इज ओनली 25% चांस कि वो डिजीज एक्सप्रेस होगी, ठीक है। Yes, ma'am. ऐसे केसेस में जब ये जो हेट्रोजाइगस आ रहा है ना, जब हेट्रोजाइगस मदर का है, हेट्रोजाइगस ही फादर का है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स जनरेट हो रहा है ना, इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि जेनोटिपिक रेशो क्या है, जीनोटिपिक रेशो क्या है, तो आप बताओगे इट इज 1, जीनोटाइप इज 1:2:1। 3 टाइप के जीन सेट जनरेट हो रहे हैं ना, कैपिटल सी, यस मैम। कैपिटल सी स्मॉल सी एंड स्मॉल सी। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 1:2:1, ठीक है। लेकिन फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया यहाँ पे, जो अपीयर हो रहा है, कितने टाइप अपीयर हो रहे हैं, phenotype ratio here is 3:1। ये तीनों एक जैसे है ना, दिखने में, एक्सप्रेस होने में एक जैसे हैं। हाँ, yes, ma'am. है ना, और ये एक लास्ट वाला अकेला है अलग, जो अलग से एक्सप्रेस करता है खुद को। तो जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो 3:1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था मैम, डोमिनेंट इनहेरिटेंस में कैरियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, क्योंकि डिजीज डोमिनेंट जीन्स में ही है। हाँ राइट, इसलिए वहां कैरियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो जीन जहां पे भी है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा ही, चाहे वो अकेला हो या दुकेला हो, वो करेगा ही करेगा खुद को एक्सप्रेस। और मैम डोमिनेंट इनहेरिटेंस में जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो एक बार बता दीजिए। हाँ, तो ये डोमिनेंट ही तो होगा ना इसमें भी, अगर है ये हेट्रोजाइगस केस हम जब लेके चल रहे हैं ना, ये वाला। मैम ये रिसेसिव इनहेरिटेंस नहीं है? हाँ ये रिसेसिव, अरे हमने तो इसको, हमने क्या बोला, हमने सिर्फ ये कहा कि जिसमें क्या बोलते हैं, जो जिसमें डिजीज रिसेसिव के अंदर है। यस मैम। पैटर्न तो यही है ना। मैम मतलब डोमिनेंट अरे इनहेरिटेंस देखो, में इसी में सुनो अभी, हमने कहा था डिजीज तब होगी, डिजीज रिसेसिव के पास है, ठीक है। हमने कहा था डिजीज रिसेसिव के पास है, तो हमने अभी ये डिस्कस किया, हम इसको कहते हैं डिजीज डोमिनेंट के पास है। चलो, हाँ मैम। पैटर्न चेंज, ठीक। जब डिजीज डोमिनेंट के पास है, इसका मतलब ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, और ये भी डिजीज है। यस मैम। तो 3 और ये नॉर्मल है, यही होगा ना। नहीं मैम, उसमें 2 अफेक्टेड होते हैं ना और 2 नॉर्मल होते हैं, तो डोमिनेंट इनहेरिटेंस में 50% चांस होता है ना दोनों का मैम। बाबा, ये जो आप डिस्कस कर रहे हो ना, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद
अगेन मैंने पैटर्न ही चेंज कर दिया है, यहाँ पे नॉर्मल मदर थी रहे थे हम। यस अगर मैम। मैं कह रही हूँ मदर भी अफेक्टेड है, फादर भी अफेक्टेड है, हम्म। तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैम, तब तो मैम फिर हाँ यही आएगा कॉन्सेप्ट तो 75%। वही काम कर रहा है, यस मैम। सिर्फ ये जो हम रेशो की बात कर रहे हैं ना, ये रेशो तब आता है सेम जब मदर हेट्रोजाइगस है, फादर हेट्रोजाइगस है, बस तब। चाहे डिजीज हो चाहे ना हो, दिस पैटर्न विल बी सेम. Genotypic phenotypic ratio will be same when father and mother both have heterozygous set of chromosome. ओके मैम, अंडरस्टूड। ठीक है. So I guess we have done this enough. Dominant होगा, dominant रहेगा, dominant recessive होगा तो भी dominant रहेगा, recessive होता है तब जाके recessive एक्सप्रेस हो पाता है. ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो अभी आप एग्जाम्पल भी दे रहे थे और पूछ रहे थे, तो ये कभी ये एक सेट होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जहाँ पे इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है. आई गेस सेम एग्जाम्पल इवन यू गेव, है ना? तो जहाँ पे मिक्सिंग ऑफ चीजें हो जाती हैं कि दोनों में से कोई डोमिनेट नहीं कर पा रहा है फुल्ली, तो मिक्सिंग ऑफ रिजल्ट भी होता है. आई एम मूविंग अहेड. हाँ, ये कॉन्सेप्ट जितना आपको आना चाहिए था उससे काफी ज्यादा आ चुका है. इतना इसमें डिटेल में कोई क्वेश्चंस नहीं आते आपके एग्जाम में. ठीक है. जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए के अंदर, जेनेटिक के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, in which only one allele of a specific gene is functioning while other allele is silenced. तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में क्या हो जाता है कि पहले से ही डिसाइड हो गया है कि सिर्फ मदर वाला सेट ऑफ क्रोमोसोम काम करेगा, फादर वाला साइलेंट कर दिया है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे क्रोमोसोम, कुछ ऐसे सेट्स, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो डिसाइडेड हैं कि वो मैटरनली इम्प्रिंटेड क्रोमोसोम आएंगे कि पैटर्नली इम्प्रिंटेड आएंगे. नॉट इवन सिर्फ हम में ही नहीं, इवन नेचर में भी ऐसा होता है. तो कुछ फंक्शंस के लिए पहले से ही कुछ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो जाती है कि इस पर्टिकुलर चीज में इस या ये जो सेट ऑफ क्रोमोसोम जा रहा है उसका ये जो फंक्शन है ये मैटरनली इम्प्रिंटेड है या पैटर्नली इम्प्रिंटेड है. तो उसमें क्या होता है, अगर मैटरनली इम्प्रिंटेड है तो फादर वाला सेट साइलेंस हो जाता है ऑटोमेटिकली और मदर वाला एक्सप्रेस होता है. पैटर्नली इम्प्रिंट होता है तो फादर वाला एक्सप्रेस होता है, मदर वाला ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है. ठीक है. म्यूटेशन, जब हमारा ये जेनेटिक सिस्टम ये जो चलता आ रहा है, जीन्स हमारे अंदर है, म्यूटेशन क्या होता है, एनी चेंज हमारे डीएनए के अंदर, ये जो डीएनए सीक्वेंस है इसके अंदर अगर कोई चेंज हो जाता है, जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग है, किसी टॉक्सिन की वजह से कोई चेंज इसके अंदर आ जाता है या नॉर्मल सेट ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो नहीं होता है ड्यू टू एनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं. अगर जीन में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है ड्यू टू एनी रीजन XYZ, है ना? जैसे यूवी रेज है, क्या हम कहते हैं कैंसर हो गया है, तो जेनेटिक सेटअप में कुछ चेंज हुआ होगा, कुछ म्यूटेशन कॉज हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज लीडिंग. सो नॉर्मल चीजें नहीं डेवलप हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो कुछ एनवायरमेंटल की वजह से, एनवायरमेंटल कॉजेस की वजह से वी हैव एट टाइम सर्टेन म्यूटेशन इन आवर जेनेटिक सिस्टम, इसकी वजह से कुछ और डिजीजेस मैनिफेस्ट हो सकती है. म्यूटेशन क्लियर है? यस मैम. कॉजेस क्या हो सकते हैं म्यूटेशन के? रेडिएशन, लाइक यूवी रेडिएशन, एक्सरेज,
chemicals like smoking, alcohol, this benzoyl peroxide, this chemical जो कि मेकअप प्रोडक्ट्स में कई बार होता है, ठीक है. इवन फूड में हमारे कई बार म्यूटाजेनिक केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, ठीक है, इससे होता है म्यूटेशन. हेलिकोबैक्टर पायरोली, तो ये एक बैक्टीरिया है जो खराब खाने से, गंदे खाने से फैलता है. इवन दैट कैन कॉज म्यूटेशन इन आवर जेनेटिक सिस्टम. तो ये कुछ म्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है, ठीक है. ये यहाँ पे आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. ये शेड्स है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पूरा का पूरा शेड दे दिया है. किसी स्किन कलर की अगर बात हो रही है तो स्किन कलर का पूरा शेड दे दिया है यहाँ पे, ठीक है. तो कोई एक पर्टिकुलर जीन इन्वॉल्व नहीं है. पेरेंट जीन में इन्होंने कोई ये वेरी लाइट शेड है, इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. वेरी डार्क शेड में ये कह रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. ये मिलके ये जीनोटाइप, ये फिनोटाइप बना रहे हैं. और इनके जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो उस हिसाब से जनरेट होंगे. तो ये 2-2 का सेट नहीं है, ये 3 वाले सेट्स हैं. उतने ही लेवल के कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे. बेसिकली इसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक. पॉली मतलब मैनी, जेनी मतलब जीन्स. बहुत सारे जीन मिलके जब एक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्रिएट कर रहे हैं. तो कुछ फिनोटाइप हमारे ऐसे होते हैं जो मल्टीपल जीन्स के एडिटिव इफेक्ट से बनते हैं, ठीक है. बेसिक समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we come to the concept of prenatal development. Prenatal you all know, है ना? Within the womb हमने zygote formation तक पढ़ा था, right? The process of growth and development within the womb. Womb के अंदर जब growth and development हो रही है किसकी? सिंगल सेल zygote की, ठीक है. तो वो एम्ब्रियो बन जाता है, फिर वो फीटस में कन्वर्ट होता है एंड फाइनली बेबी में, ठीक है. तो 0 to 2 वीक्स क्या हो रहा है? सेल डिवाइड होते जा रहे हैं, सेल डिवीजन होता जा रहा है, बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है. फिर सेल डिफरेंशिएशन होगा तो वो एम्ब्रियो बनेगा एंड ग्रेजुअली जब उसके बाकी बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे तो वो फीटस बनेगा जो कि रेडी टू बर्थ होगा. ओके. फर्टिलाइजेशन वी ऑल नो, स्पर्म एंड ओवम का जो फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. जो बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं. जाइगोट सेल डिवीजन की वजह से खुद को डुप्लीकेट करता रहता है, सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है. द इमेच्योर ओवा आर इन 2 ओवरीज. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लास 10 साइंस. यू कैन इमेजिन दैट फिगर. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपकी 10th क्लास की साइंस की बुक में गारंटेड इट वाज देयर. Yes, ma'am. सो वी हैव 2 ओवरीज, राइट, ठीक है. एंड वहां पे ओवम होता है, सैक के अंदर ओवम होता है, ठीक है, जिसको हम वहां पे फॉलिकल बोलते हैं. इन सेक्सुअली मैच्योर वुमेन ओव्यूलेशन रप्चर ऑफ अ मैच्योर follicle in either ovary or expulsion of its ovum occur every 28 days until menopause. So this is a female reproductive cycle जो हर 28 दिन में रिपीट होती है ना. वहां रप्चर होता है, ओवम रिलीज होता है every 28 days, right? Until and unless उस ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है सिस्टम के अंदर, तब तक this process keeps going on. The moment that ovum gets a sperm, तब फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, ठीक है. तो व्हाट हैपेंस? फीमेल बॉडी खुद को प्रिपेयर करती है बेसिकली टू रिसीव अ चाइल्ड, टू हैव दैट प्रेगनेंसी. तो जो हमारी जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं, तो इन एवरी 28 डेज इट गेट्स थिकेंड, ठीक है. और क्यों? बिकॉज जो वहां पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, दे ऑल आर रेडी, ऑल सेट कि जाइगोट अगर आएगा तो वो उसको रिसीव करेंगे, उसको इम्प्लांट करेंगे, उसको न्यूट्रिशन देंगे. बट ऐसा कुछ होता नहीं है.
ठीक है, ओवम जो रिलीज हो जाता है वहां पे ऐसा कुछ है नहीं, स्पर्म तो आया नहीं है, जाइगोट तो बना नहीं है। ठीक, क्या होता है वो जो ब्लड यूट्रस के वॉल पे जो ब्लड क्या बोलते हैं वॉल जो सेटअप होती है ना, जो थिक ब्लड वेसल सेटअप होती है वो ब्रेक डाउन होनी शुरू होती है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. So this is the process. Ovulation. Step 1. Ovulation is what? Release of a mature egg from ovary for possible fertilization. ठीक है, ओवरी से जब एक मेच्योर एग रिलीज होता है उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। कब होता है? 14 डेज बिफोर नेक्स्ट पीरियड, तभी शुरू हो जाता है। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है लोकेशन बताओ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन की लोकेशन भी फेलोपियन ट्यूब है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन यू नो, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, और इसको हम कंसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, तभी तो हम बोलेंगे ना कंसेप्शन हो गया है ड्यूरिंग 12 to 24 आवर्स सिंस ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन के 12 to 24 आवर्स में ये पॉसिबल है। फेलोपियन ट्यूब में होता है 24 आवर्स का टाइम लगता है। इम्प्लांटेशन, जाइगोट बन गया है, अब वो प्लेसेंट आपके यूट्रस वॉल पे जाके इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, मीनवाइल उस जर्नी को जब वो फॉलो कर रहा है ना, वो फेलोपियन ट्यूब में हुआ था। फेलोपियन ट्यूब से जब वो आपके वॉल में जा रहा है, आप देखो ये कहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे। ठीक, जाइगोट बन गया, इसका मतलब इधर। अब जब जाइगोट फॉर्म हो चुका है, यहाँ पे जाइगोट ट्रेवल कर रहा है, ये देखो आप यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस वॉल पे ट्रेवल कर रहा है। नाउ व्हाई, उसके अंदर क्या चल रहा है? सेल डिवीजन। क्या चल रहा है? सेल डिवाइड होता चला जा रहा है। ठीक है, तो वो सिर्फ जाइगोट के फॉर्म में ही ट्रेवल नहीं कर रहा, मीनवाइल उसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है। और जब तक वो आके इम्प्लांट होता है ना यहाँ पे, तब वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, so about 6 to 11 days after fertilization this will happen. fertilization के इतने दिन बाद ये स्टेज आती है in the uterine lining and it takes up to 48 hours. This is implantation stage. So here you can see this was fertilization. Day 1 when zygote is there, single cell. Day 2 divide into 2. Day 3 it will divide into 4 cells. Day 4 it will divide into further 4 for the 16 cells, right? And gradually blastocyst stage आएगी, okay, जो कि implantation होएगा यहाँ पे। Finally day 7 तक implantation हो जाएगा। Clear है ये? Any doubt till here? No, ma'am. Good morning, No, ma'am. everyone. Yes, ma'am. Clear है, ma'am. Okay. So this was आपका जो germinal stage था. Again, it begins at conception. This you know now. Conception start हो रहा है, sperm egg और egg fuse हो रहा है fallopian tube के अंदर, जिसको हम fertilization बोलते हैं। Zygote release होता है, uterus की तरफ move करता है। कम से कम 1 हफ्ता लगता है उसको ये काम करने में, मूव करते करते। सेल डिवीजन चलता जा रहा है, ओके। और within a few hours after conception, single zygote begins making a journey down the fallopian tube to the uterus, where it will begin the process of cell division and growth. Cell division although तभी start हो जाता है जब zygote बनता है। Through the process of mitosis, zygote first divide into 2, then 4, into 8, into 16 and so on. ऐसे वो divide होता चला जाता है, okay? Zygote continues at a rapid rate and cell then develop into what is known as finally blastocyst. Finally किसमें convert हो जाता है वो? blastocyst में। ठीक है, blastocyst से पहले आई गेस जो 16 सेल वाली स्टेज थी उसको हम शायद मोरुला बोलते हैं। मोरुला के बाद blastocyst आता है।
सो इम्प्लांटेशन जब वो यूट्रस के साथ जाके अटैच हो जाता है, and this process takes about a week, followed by a week during which mass of cells forming a hollow ball, blastocyst का figure explain कर रहे हैं, hollow ball attach itself to the wall of uterus. This 2-week period is called germinal period of pregnancy. तो जब वो वॉल पे जाके अटैच हो रहा है, टाइम लग रहा है पूरे प्रोसेस में, इसको बोला जाता है जर्मिनल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, इसलिए इसको जर्मिनल स्टेज बोला गया है। सीड जर्मिनेट होता है ना, जैसे प्लांट्स का बीज जब निकलता है उसको जर्मिनेशन बोलते हैं, यस मैम। तो वैसे ह्यूमन का ये जर्मिनल पीरियड है। नाउ द ट्रोफोब्लास्ट मल्टीप्लाई फास्टेस्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? लेयर है, जो ब्लास्टोसिस्ट अभी बन गया ना उसकी लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, सेल की लेयर है। तो ट्रोफोब्लास्ट मल्टीप्लाई फास्टेस्ट, इट फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एमनियन। कौन सी मेम्ब्रेन बनाएगा ट्रोफोब्लास्ट? एमनियन, that encloses the developing organism in amniotic fluid, which help keep the temperature of the prenatal world constant and provide a cushion against any jolt caused by women's movement. तो क्या हुआ? सेल्स की लेयर थी, उसको हमने बोला ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ने एमनियन बनाया। एमनियन के अंदर क्या है? एमनियन एक लेयर है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, जिसके अंदर एक्चुअली वो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है आपका, ठीक है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड का क्या काम है? बच्ची को प्रोटेक्ट करना, उसको कुशनिंग फील देना, ताकि मदर की मूवमेंट की वजह से उसको कोई शॉक ना लगे, उसको कोई चोट ना लगे, और उसका टेम्परेचर भी मेंटेन करता है अंदर, ठीक है। फंक्शन क्लियर है एमनियोटिक फ्लूइड का? यस मैम। A yolk sac emerges that produce blood cells until the developing liver, spleen, bone marrow are mature enough to take over the function. तो हमारे ब्लड सेल्स कौन बना रहा है शुरू में? योक सैक, ठीक है। कब तक बनाएंगे? जब तक लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो ये अच्छे से डेवलप ना हो जाए काम करने के लिए, तब तक इनका काम कौन करेगा? योक सैक, ठीक है। हमें तो यही पता है ना, बोन मैरो से आते हैं सारे ब्लड सेल्स, यस मैम। लेकिन शुरुआत में योक सैक काम करता है, जब तक वो बनता नहीं है। बोन मैरो पैदा होते ही एकदम, आई मीन टू से कि एकदम जायगोट बनते ही बोन मैरो नहीं है हमारे टू डेवलप, ठीक है। तब तक योक सैक काम करेगा। एंड बाय द एंड ऑफ सेकंड वीक कोरियन, by the end of second week, ठीक है, कोरियन इज फॉर्म सराउंडिंग द एमनियन। ये वाला जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जर्मिनल स्टेज का, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। I'll tell you exactly where, जहां पे क्वेश्चन आता ही आता है। सो by the end of second week कोरियन, एमनियन लेयर अभी हमने पढ़ी थी, ट्रोफोब्लास्ट से एमनियन लेयर बनी थी। अब एमनियन लेयर के भी ऊपर क्या लेयर बन रही है? दिस कोरियन लेयर, ठीक है। हेयर यू कैन सी, ये यूट्रिन वॉल है, यूट्रस की वॉल है, ठीक है। दिस इज प्लेसेंटा, जो हम यूट्रस की वॉल के साथ कनेक्टेड है, ओके। दिस इज होल, ये आपका वो आ गया एम्ब्रियो जो कनेक्टेड है थ्रू दिस, थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। देन there is this umbilical cord. umbilical cord सबने सुना होगा, यस मैम। जो बच्चे को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे प्लेसेंटा से, यस मैम। ठीक। अब आप देखो, ये जो सैक एक है ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये एमनियन है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, और इस एमनियन के भी ऊपर एक आउटर कवरिंग है कोरियन की, कोरियन और व्हाटएवर यू कैन से, कोरियन की एक आउटर लेयर है, ठीक है। इसी को हम एमनियोटिक सैक बुला रहे हैं ओवरऑल। नाउ देयर इज दीज विलाय, ये विलाय लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं। ये ना बहुत बार रिपीट होता है बायो में ना, ये दिस टर्म
विलाय, मतलब जहाँ पे भी ये ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत जगह होते हैं बेसिकली, डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसको हम वी कॉल दिस विलाय। ठीक है, इनका काम होता है मूवमेंट करते रहना और हमारे फंक्शंस को हेल्प करना, बॉडी फंक्शंस को। ओके, सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर। विलाय ऑफ कॉरियन फॉर्म प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किससे बना है? इस कॉरियन की ही, इसी में से जनरेट हो रही है दीज विलाय। आप देख सकते हैं ना, ये एक सेम जा रही है लेयर, इसी मेम्ब्रेन से ये जनरेट हो रही है, इससे प्लेसेंटा फॉर्म हो रहा है, जो कि मदर से बच्चे को कनेक्ट कर रहा है ताकि वो न्यूट्रिशन ले पाए। कहते हैं ना, मदर जो खाएगी वो बच्चे को लगेगा। कैसे? क्योंकि प्लेसेंटा है जिससे बच्चा कनेक्टेड है, खाना मिले उसको, ऑक्सीजन मिले, वेस्ट प्रोडक्ट भी वहीं से रिमूव होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। और प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड है? अम्बिलिकल कॉर्ड से, और वहीं से बच्चे के साथ सारा एक्सचेंज पॉसिबल है। ठीक है, सो एम्ब्रियोनिक स्टेज लास्ट फ्रॉम इम्प्लांटेशन until week 8 of pregnancy। तब तक एम्ब्रियोनिक स्टेज ही रहता है। अभी आपने जर्मिनल स्टेज पढ़ा था, ठीक? अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज कब से है? आपका इम्प्लांटेशन, जब यूट्रस वॉल में आके ब्लास्टोसिस्ट लग गया, ठीक है, 2 वीक्स। और कब तक है? 8वें हफ्ते तक, प्रेगनेंसी के 8th वीक तक। Once firmly attached to uterus, the developing organism is called embryo। जब यूट्रस पे अच्छे से जाके वो अटैच हो जाता है, तब उसको हम एम्ब्रियो बुलाते हैं। ओके, नाउ अगेन दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक डिस्क सेपरेट इनटू 3। तो जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जो एम्ब्रियो है, उसकी जो लेयर्स हैं, अब वो 3 लेयर में डिवाइड होगी। ठीक, कौन कौन सी लेयर है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म। एंडोडर्म इज द इंटरनल लेयर। नाम क्या है? एंडो। इसमें कंफ्यूजन मत करना। एंडो, जहां END एंड लिखा है, वो इंटरनल लेयर है हमारी। मीसोडर्म, M for middle, mesoderm is middle layer. Ectoderm, ecto is external layer, बाहर की लेयर is ectoderm। ठीक, बाहर की लेयर मतलब क्या बनाएगी वो? स्किन। एक्टोडर्म क्या जनरेट करेगी? स्किन सेल्स हमारे, न्यूरॉन्स जनरेट करेगी हमारे, और पिगमेंट सेल्स। ओके, वो क्योंकि एक्टोडर्म है। एंडोडर्म क्या जनरेट करेगी? इंटरनल लेयर है वो हमारी, तो क्या बनाएगी? अंदर के सेल्स बनाएगी, डाइजेस्टिव सेल्स बनाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएगी हमारा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सेल्स, थायराइड सेल, लंग सेल्स, वो सब एंडोडर्म बनाएगा। मीसोडर्म हमारे मसल्स और स्केलेटल सिस्टम को बनाता है। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ट्यूब्यूल सेल्स ऑफ किडनी, रेड ब्लड सेल्स, इवन हमारे रेड ब्लड सेल्स, RBC भी मीसोडर्म बना रहा है। एंड स्मूथ मसल सेल्स इन आवर गट मतलब इंटेस्टाइन में जो स्मूथ मसल सेल्स हैं, जो स्मूथ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी मीसोडर्म बना रहा है। तो जितने भी मसल्स हैं वो मीसोडर्म बना रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? यस मैम। ये स्लाइड सॉर्टेड है सबको? एज आई ऑलरेडी सेड, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें से डायरेक्ट आते हैं। यस मैम। embryonic, okay, so I'm completing ये वाली 2 slides because it's embryonic and हम लोग later on fetal से शुरू कर सकते हैं कल। ठीक है, so because this slide is part of अभी जो हमने पढ़ा उसी का पार्ट है। so your endoderm layer becomes, आप देख सकते हैं ये आपकी endoderm है, internal layer। ठीक है, endoderm layer will become digestive system, liver, pancreas, lungs। मीसोडर्म, इसके ऊपर जो है ये मीसोडर्म बीच की लेयर है। दिस विल फॉर्म आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वाला। लंग्स की एपिथेलियल लेयर्स बनाएगा ये। स्केलेटल सिस्टम,
एंड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, लंग्स की एंडोडर्म ने इनर लेयर्स बनाई थी, ऊपर की लेयर्स मीसोडर्म ने बनाई है। एक्टोडर्म, ये बाहर की लेयर जो आपको दिख रही है ब्लू कलर की, एक्टोडर्म इज फॉर्मिंग आवर हेयर, आवर नेल्स, आवर स्किन एंड आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर है ये सबको? और ये आप येलो कलर का फिगर देख रहे हैं, दिस इज योक सैक, जो अभी हमने बताया था ना, जो हमारे ब्लड सेल्स बना रहा है सारे। Is it fine to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the first part of embryo was to develop is the neural tube which will become spinal cord and brain. पहला step, पहले न्यूरल ट्यूब बनाएगा जिससे हमारा स्पाइन और ब्रेन बनता है। ठीक है, एज द नर्वस सिस्टम स्टार्ट टू डेवलप, जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम बनेगा, टाइनी हार्ट स्टार्ट टू पंप ब्लड। नर्वस सिस्टम पहले बनेगा, उसके बाद हमारा हार्ट ब्लड पंपिंग शुरू करेगा। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक, बैकबोन बिगिन टू इमर्ज, और उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक और बैकबोन भी बननी शुरू हो जाएगी। इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस पीरियड ग्रोथ इज वेरी रैपिड। ये फर्स्ट हाफ था, सेकेंड हाफ में बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, जिसमें हमारे आई, ईयर, नोज, बाकी सारी चीजें बनेंगी, हार्ट के चारों चैम्बर्स बनेंगे, हमारा इंटेस्टाइन भी बनेगा। तो ये लेटर ऑन स्टेजेस में है। ठीक है, अब फीटल स्टेज से हम कल पढ़ेंगे फर्दर बच्चे की तरफ। एम्ब्रियो जब इतना हमने समझ लिया है यहाँ तक, तो फर्दर जो फीटल डेवलपमेंट है उसकी क्या स्टेजेस हैं, हर स्टेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ताकि वो मेच्योर बच्चे में कन्वर्ट हो सके। तो फीटल विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। एनी डाउट टू एनीवन? चलो, ओके, देन सी यू गाइस, शाम को मिलते हैं क्लास में। टेक केयर। Okay, ma'am. Thank you. ओके, हैव अ ग्रेट डे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.